गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं बच्चों। आज पढ़ना क्या है हम लोगों को? तो आज बेसिकली हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे वो सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है आउटपुट कॉस्टिंग। क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो आउटपुट कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना है बच्चों। आउटपुट कॉस्टिंग बच्चों, या तो हम लोग इसको आउटपुट कॉस्टिंग कहते हैं या सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग कहते हैं। समझे बच्चों? आउटपुट कॉस्टिंग कहते हैं या सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग कहते हैं। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि सर आउटपुट कॉस्टिंग क्या है? सबसे पहली बात कि व्हाट इज आउटपुट कॉस्टिंग, किसको कहते हैं सर आउटपुट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखिए, हम लोग ना एक मेथड अडॉप्ट करते हैं। कहता है बच्चों कि output costing is a that method of costing in which costs are ascertained per unit of single product। देखिएगा बच्चों, पर यूनिट ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के सिंगल यूनिट के कॉस्ट को हम जानना चाहते हैं इन द कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। बच्चों, अगर हम किसी ऐसे प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जहां प्रोडक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है और वो बल्क में प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे बच्चों अगर हम बात करें शुगर मिल के बारे में, तो हमें शुगर का कॉस्ट जानना है। तो शुगर का बच्चों, हम एक शुगर का तो कॉस्ट नहीं जानेंगे ना, 1 kg या पर बैग शुगर का कॉस्ट निकालना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आउटपुट कॉस्टिंग बोलते हैं। तो सर ओवरऑल आउटपुट कॉस्टिंग का मतलब क्या है? ओवरऑल हम लोग किसको कहते हैं आउटपुट कॉस्टिंग? जरा देखिए बच्चों, समझिएगा इसको। कहता है बच्चों सिंपली कि सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये क्या है बच्चों? कॉस्टिंग का एक मेथड है। कॉस्टिंग हम लोग किसको कहते हैं बेटा? टेक्निक को कहते हैं। बाय द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें बच्चे हम हर एक यूनिट, सिंगल यूनिट के कॉस्ट को जानना चाहते हैं। कहने का मतलब बच्चों, हम एक सिंगल आर्टिकल के कॉस्ट को जानना चाहते हैं कि पर यूनिट हमारा कॉस्ट क्या है। वो भी वैसे जगह बच्चे जहां हम लार्ज स्केल पर बहुत सारे प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक ही तरह का गुड्स, एक ही तरह का आइडेंटिकल गुड्स बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझे बच्चों? आइडेंटिकल गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड ऑल द यूनिट प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल एंड होमोजेनियस। एक ही जैसा चीज हम धड़ल्ले से बनाए चले जा रहे हैं। तो सवाल ये है बच्चों कि सर एक बात बताइए, अगर हमें किसी प्रोडक्ट के पर यूनिट कॉस्ट के बारे में जानना हो तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले एक ऐसी टेक्निक ढूंढनी होगी बच्चों जिससे आप टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल कॉस्ट। अब बेटा टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, आप टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दोगे तो टोटल कॉस्ट तो आ जाएगा। और हमने जितने यूनिट का प्रोडक्शन किया है बच्चों, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, हम लोगों ने जितना यूनिट प्रोड्यूस किया बच्चे, जितने यूनिट को बनाया है, जितने यूनिट को प्रोड्यूस किया है, आपको क्या करना है? उससे डिवाइड कर देना है। तो पर यूनिट कॉस्ट तो आपको पता हो जाएगा ना बच्चों। आप बहुत आसानी से जान लेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट। लेकिन बच्चों मैंने जितनी आसानी से कह दिया उतना आसान तो है नहीं। अब एक बात को समझते हैं बच्चों। सर एक बात बताइए, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग
ओवरऑल आइडिया तो लगा सर हमें, ओवरऑल कंक्लूजन तो मिला सर हमें कि हमें सिंगल प्रोडक्ट पर यूनिट कॉस्ट जानना है। बच्चों हम लोग इसे सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग को आउटपुट कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं बच्चों, यूनिट कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं और सिंगल कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? आइडिया लगा आपको कुछ? अब तुम सोच रहे होगे कि सर एक बात बताइए, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग हम पढ़ते क्यों हैं? लॉजिकल बात है बच्चों। सोचो बच्चों, जरा तुम सोच कर देखो कि अगर तुम्हें किसी भी कॉस्ट यूनिट जानना हो, एग्जांपल बच्चों, अगर आपकी कंपनी डीजल और पेट्रोल प्रोड्यूस करती है, डीजल और पेट्रोल प्रोड्यूस करती है बच्चों, तो पर लीटर कॉस्ट क्या लगेगा? अगर आपकी कंपनी ये कैलकुलेट नहीं करेगी तो क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि पर यूनिट कॉस्ट क्या लगेगा? अगर आपकी कंपनी प्रिंटिंग का काम करती है बच्चों, तो पर 1000 इंप्रेशन, हर एक 1000 शीट के प्रिंटिंग का खर्च क्या लगेगा? बच्चों अगर आपकी कंपनी पेंसिल बनाती है तो पर डजन कॉस्ट क्या लगेगा? अगर आपकी कंपनी पेपर बनाती है तो पर रीम क्या लगेगा? अगर आपकी कंपनी सीमेंट प्रोड्यूस करती है तो पर बैग कॉस्ट क्या लगेगा? बच्चों एक बात बताओ, अगर तुम सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग को स्टडी नहीं करोगे तो क्या बच्चों पॉसिबल है क्या कॉस्ट जानना? बोलो ना बच्चों, इज दिस पॉसिबल? क्या पॉसिबल है? नहीं बच्चों। तो इसको हम लोग कहते हैं ना बेटा कॉस्ट यूनिट, हर एक यूनिट के कॉस्ट को जानना। बेटा वो यूनिट लीटर में भी हो सकता है, वो यूनिट डजन में भी हो सकता है, वो यूनिट पर रिम हो सकता है, पर बैग हो सकता है, पर 1000 इंप्रेशन हो सकता है, पर लीटर हो सकता है। देखते हो बेटा, जब आप ईंटे भट्टे पे जाते हो ब्रिक्स लेने, तो वो आपको रेट कैसे बताता है? पर 1000, 1000 ईंटे का दाम बताता है आपको। तो वो 1000 ईंटा एक यूनिट ना हो गया बेटा, समझो ना बच्चों, वो यूनिट हो गया। तो इसको हम लोग कॉस्ट यूनिट कहते हैं, कॉस्ट यूनिट कहते हैं। जब हम लोग डीजल और पेट्रोल लेने जाते हैं बच्चों, तो वो पर लीटर चार्ज बताता है आपको। तो ये पर लीटर कॉस्ट यूनिट हो गया ना, कि मतलब एक यूनिट का कॉस्ट कितना लगेगा। समझ रहे हो बच्चों, एक यूनिट का कॉस्ट कितना लगेगा, इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट यूनिट। तो बच्चे अगर आपको कॉस्ट यूनिट जानना है, समझ रहे हो बच्चों, अगर आपको कॉस्ट यूनिट जानना है तो ऐसे सिचुएशन में आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा, मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या हुआ? यूनिट ऑफ कॉस्ट इज द यूनिट इन विच आउटपुट इज मेजर्ड। मतलब बच्चों जिस यूनिट में तुम आउटपुट को मेजर करते हो ना, एग्जांपल ले लो बच्चों, अगर तुम आटे के मिल पे जाते हो तो वो पर 100 केजी बैग को काउंट करते हैं। ईटे भट्टे पे 1000 ईटा के अकॉर्डिंगली रेट बताया जाता है। चलिए अब देखिए बच्चों, हमारे मन में पहला सवाल ये चल रहा है बच्चों कि सर हम आउटपुट कॉस्टिंग क्यों पढ़ते हैं? पहला क्वेश्चन कि आउटपुट कॉस्टिंग क्यों पढ़ते हैं? बच्चों ऐसा करते हैं ना हम लोग कि सबसे पहले एटलीस्ट आप ये नोट डाउन तो कर लो वीडियो पॉज करके कि सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग हम किसे कहते हैं। चलो आप पहले नोट डाउन कर लो बच्चों। अब सवाल ये है बच्चों कि सर हम आखिर आउटपुट कॉस्टिंग क्यों पढ़ते हैं? क्या इसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव छुपा है? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव छुपा है। सुनिए,
मेरी बात को ध्यान से समझिए बच्चों। सबसे पहले तो हम लोग एसरटेन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? टू एसरटेन द टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट। हम लोगों ने जो गुड्स को प्रोड्यूस किया ना, समझे बच्चे, हम लोगों ने जो गुड्स को प्रोड्यूस किया उस गुड्स के प्राइस को जानना चाहते हैं, उस गुड्स के कॉस्ट को जानना चाहते हैं, एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सबसे पहली बात बच्चे कि हम लोग टोटल कॉस्ट को जानना चाहते हैं कि जो आउटपुट है उसका टोटल कॉस्ट क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका पर यूनिट कॉस्ट क्या है। मतलब बच्चे हमें दोनों बात जाननी है, हमें टोटल कॉस्ट भी जानना है। पहली बात हमें टोटल कॉस्ट भी जानना है और एक यूनिट का कॉस्ट क्या लग रहा है हमें यह भी जानना है, हमें यह भी जानना है, दोनों बातें जाननी है। आगे समझते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या बोलता है बच्चों? टू एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन प्रोडक्शन। बच्चों प्रोडक्शन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हम इसे एसरटेन कर लेंगे, मतलब कैलकुलेट कर लेंगे इजिली। टू एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन प्रोडक्शन मतलब बच्चों हम लोगों ने जो प्रोडक्शन किया है उस पर प्रॉफिट हुआ या उस पर लॉस हुआ, ये जानने के लिए हमें आउटपुट कॉस्टिंग जानना जरूरी है, आउटपुट कॉस्टिंग समझना जरूरी है, आउटपुट कॉस्टिंग बनाना जरूरी है। नहीं तो बच्चों आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो प्रॉफिट होगा या उसमें लॉस होगा। तीसरी बात बच्चों, टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर बाय द नेचर। बच्चे हम लोग एक्सपेंडिचर को नेचर के अकॉर्डिंगली समझ सके, क्लासिफाई कर सके और ये समझ सके बच्चों कि अलग अलग एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से कितना कॉस्ट कंट्रीब्यूट हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सुनना बच्चों, बच्चों ये जो एक्सपेंसेस है ना इसकी कैटेगरी इस तरीके से बाइफरकेट होती है। ये डायरेक्ट कॉस्ट, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है बच्चों, जिसको हम तीनों को बच्चे प्राइम कॉस्ट कहते हैं मिलाकर। प्राइम कॉस्ट। और बच्चों ओवरहेड जब टूटता है ना तो फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये इस तरीके से टूटता है बच्चों। इसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट कॉस्ट है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर आप आउटपुट कॉस्टिंग नहीं बनाओगे तो क्या आप कभी जान पाओगे कि फैक्ट्री का टोटल एक्सपेंस कितना लगा बच्चों, फैक्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है? क्या आप ये जान पाएंगे बच्चों कभी? मैनेजमेंट का टोटल एक्सपेंस क्या लग रहा है, क्या आप ये जान पाएंगे बच्चों? सेलिंग का टोटल खर्च क्या लग रहा है, क्या ये आप जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। एनालाइज कर पाएंगे? नहीं एनालाइज कर पाएंगे। यही वजह होता है बच्चों कि हम लोग आउटपुट कॉस्टिंग को बनाते हैं। क्यों बच्चों? ताकि हमारा जो मोटो है ना, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये, टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर बाय नेचर, हम खर्च को नेचर के अकॉर्डिंगली एनालाइज कर सके, समझ सके और क्लासिफाई कर सके। समझे बच्चों? क्लासिफाई देम इनटू एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के अकॉर्डिंगली हम क्लासिफाई कर सके। आई बात समझ में? इसलिए कहते हैं बच्चों टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर बाय नेचर, नेचर के अकॉर्डिंगली, क्लासिफाई देम इनटू एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के अकॉर्डिंगली हम चीजों को समझ सके, जान सके। ओके, और तब जाकर बच्चे हम लोग डिसीजन ले पाए कि हमारा डिसीजन सही है या गलत, हमारा एक्सपेंसेस कहां ज्यादा लग रहा है और कहां कम लग रहा है। उसके बाद देखिएगा आगे कहता है बच्चों, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट।
ये हमें हेल्प करेगा किस चीज में बच्चे? तो कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कंपेयर करने में बच्चों, और साथ साथ अपनी इफिशियंसी को जानने में कि हमारे बिजनेस की इफिशियंसी पहले से ज्यादा है या पहले से कम है, पहले पीरियड से ज्यादा है या पहले पीरियड से कम है। ये हम समझ पाएंगे बच्चों, कंपैरिजन कर पाएंगे बच्चों अपने कॉम्पिटिटर से, अपने कॉस्ट को। और पांचवी बात बच्चों कि आउटपुट कॉस्टिंग हमें मदद करता है टेंडर प्राइस को प्रिपेयर करने। किस चीज को प्रिपेयर करने में? तो प्रिपरेशन ऑफ टेंडर प्राइस। हम टेंडर प्राइस को समझ पाते हैं तो ये हमें मदद करता है। और फर्दर कहता है कि कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट थ्रू कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉस्ट ऑफ एनी टू पीरियड्स। अच्छा, किस चीज में मदद कर रहा है बच्चों? तो कंपैरेटिव स्टडी में मदद कर रहा है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, हम लोगों ने जब लास्ट मंथ में प्रोडक्शन किया, मान लो हमारी फैक्ट्री है, हम लोगों ने लास्ट मंथ में प्रोड्यूस किया तो कॉस्ट कितना लग रहा है, और जब हम इस मंथ में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉस्ट कितना लग रहा है। तो बेटा कंपैरिजन में आपको मदद कर रहा है ना, कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। चलो इसको नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो बच्चों। ये तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। अब सवाल ये खड़ा है कि सर जब हम आउटपुट कॉस्टिंग को प्रिपेयर करते हैं तो क्या हमें कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे कंसीडर करना चाहिए क्या बनाते समय, आउटपुट कॉस्टिंग बनाते समय। ओके बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग आउटपुट कॉस्टिंग। तो कौन कौन से पॉइंट है बच्चे जो हमें कंसीडर करना चाहिए? तो कहता है बच्चों कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो कॉस्ट शीट आउटपुट कॉस्टिंग बनाते समय आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात बच्चों देखिएगा, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। कौन सा लॉस? नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। आइए इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए बेटा, नॉर्मल लॉस के बारे में कहा जाता है कि दिस टाइप ऑफ लॉस इज अनएवॉइडेबल। अच्छा बेटा, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, ये नॉर्मल नेचर है। क्या कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ लॉस इज अनएवॉइडेबल इन नेचर, अराइजेस ड्यू टू नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे बच्चों पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी होती है कि वो एवापोरेट करेगा, ये लिक्विड मटेरियल की क्वालिटी होती है, वो इवापोरेट करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस को बच्चे प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग कहता है कि उसको आपको वही एडजस्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब बच्चों इसको आप हटा नहीं सकते ना। जैसे एग्जांपल ले लो बच्चों, जब आप लोडिंग या अनलोडिंग करोगे तो लॉस ड्यू टू लोडिंग एंड अनलोडिंग, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो लोडिंग और अनलोडिंग के ड्यूरेशन में गिर जाती है, बर्बाद हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, पैकेट फट जाता है बच्चों। तो ये नॉर्मल लॉस है बच्चों, ये इनहेरेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग कहता है ना कि ये ऑटोमेटिकली मटेरियल के कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। बच्चों कहता है कि जो नॉर्मल लॉस है ना वो हमेशा कॉस्ट ऑफ मटेरियल में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब आपको उसको स्पेशली एडजस्ट नहीं करना है, आप नॉर्मल लॉस को इग्नोर भी नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो बच्चों जो प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग है ना, जो प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग है वो कहता है कि नॉर्मल लॉस इज चार्ज टू सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आपको उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आप समझ नहीं पा रहे होगे मेरी बात को, सुनिए। जैसे एग्जांपल बच्चों, अगर आप पेट्रोल का प्रोडक्शन करेंगे, मतलब जो ऑयल रिफाइनरी में बच्चों पेट्रोलियम बनाई जाती है, तो मान लो बच्चों अगर क्रूड ऑयल इस्तेमाल हुआ
10 लीटर्स फॉर एग्जांपल समझना बच्चों, हो सकता है इसमें से 1 लीटर एवापोरेट हो जाए तो 9 लीटर बच गया, तो ये 1 लीटर का कॉस्ट तो इसमें आप एडजस्ट हो जाएगा ना बच्चे, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो हर हाल में होगा। तो क्या उसका हम कॉस्ट पॉकेट से बियर करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन बच्चों अगर ये एबनॉर्मल लॉस रहा, सुनिएगा मेरी बात को, अगर ये एबनॉर्मल रहा, मिसमैनेजमेंट के कारण हुआ, मैनेजमेंट की गलती से हुआ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैनेजमेंट की गलती से हुआ, तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ जो मटेरियल है ना, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, बेटा ये सब ना एबनॉर्मल लॉस होता है। और प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग कहता है कि जो एबनॉर्मल लॉस है ना उसको चार्ज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो मिसमैनेजमेंट के कारण हुआ है, आपने गलती किया, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम में डिफॉल्ट हुआ, इसलिए। आई बात समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चे, और ये आपको और क्लियर होगा जब हम आगे ये बात आपको बताएंगे, इस चीज का हम आपसे जिक्र करेंगे तो ये पॉइंट्स सभी और क्लियर होंगे। चलिए, तो अभी ना इसको थोड़ा सा होल्ड पर रखते हैं, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बात को भी हम लोग रोकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर ये जो सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग है ये कितने तरीके से बनाया जाता है, मेथड क्या है सर इसके बनाने का, कितना तरीका है? सुनना बच्चों, कहता है बच्चों कि मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग 4 है। कितना है बेटा? 4। स्क्रीन पर देखो, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखिएगा, 4 मेथड है। पहला स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, दूसरा कॉस्ट शीट, तीसरा टेंडर स्टेटमेंट, चौथा प्रोडक्शन अकाउंट। कितना है बच्चों? 4। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट, टेंडर स्टेटमेंट, प्रोडक्शन अकाउंट। और पता है बच्चों कॉस्ट शीट 4 तरीके से बनता है। सिंपल कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट, कॉस्ट शीट विथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, और कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। समझे बच्चे? ये इतना तरीका होता है हमारे कॉस्ट शीट बनाने का, सॉरी आउटपुट कॉस्टिंग बनाने का, सिंगल कॉस्टिंग बनाने का, यूनिट कॉस्टिंग बनाने का। इसका 3 नाम होता है, मैंने आपको बताया अभी। तो इतना मेथड होता है। चलो इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। सर एक बात बताइए, आपने सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग को बता दिया कि ये 4 तरीके से बनता है, और कॉस्ट शीट फिर आप अपने आप में 4 तरीके से बनता है। सर ये जो पॉइंट्स आप बता रहे थे इसको आपने बताकर होल्ड क्यों किया, ये आप सोच रहे होंगे। पता है बच्चों, ये आपके लिए मैंने इतना बैठकर लिखा, तो पढ़ाना तो मुझे आपको ही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कुछ चीजें आपको पहले समझाते हैं तब ये और ज्यादा आपको क्लियर होगा कि इसका एडजस्टमेंट कहाँ है, नीड कहाँ है, पहले उसको समझते हैं। आइए सर एक बात बताइए, उतने देर से आप बता रहे हैं कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। सर ये जो कॉस्ट है ये किस तरीके से टूटता है? देखिए बेटा, आप दुनिया की किसी भी चीज को बनाते हो ना बच्चों, किसी भी गुड्स को बनाते हो या किसी भी सर्विस को बनाते हो, देख लो मेरे हाथ में मोबाइल फोन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो सवाल ये है कि जब हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो वहां 3 सबसे बड़ी चीजें हमारी लगती हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। क्या क्या लगता है? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। अब बच्चे एक बात बताओ, क्या क्या लगा? तो
मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। सर मटेरियल दो पार्ट में डिवाइड होगा बच्चों, मटेरियल दो पार्ट में डिवाइड होगा, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर दो पार्ट में डिवाइड होगा, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस दो पार्ट में डिवाइड होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चों मटेरियल दो पार्ट में डिवाइड होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर दो पार्ट में डिवाइड होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितना भी डायरेक्ट मटेरियल है बेटा, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दे आर कलेक्टिवली नोन एज प्राइम कॉस्ट। इसको हम सभी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग प्राइम कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ये प्राइम कॉस्ट कहलाता है, इसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। आई बात समझ में? ये प्राइम कॉस्ट कहलाता है। और बच्चों जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दे आर नोन एज ओवरहेड्स। इसको बेटा हम ओवरहेड्स कहते हैं। ओवरहेड्स, डू यू नो मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स? ऊपरी खर्च। बच्चे ये जो ऊपरी खर्च होता है ना, इसको ओवरहेड्स कहा जाता है। हम लोग ऊपरी खर्च को ओवरहेड्स। आई बात समझ में बच्चों? तो ऊपरी खर्च को ओवरहेड्स कहा जाता है। और पता है बच्चों ये ओवरहेड्स कितने पार्ट में डिवाइड होता है? सुनना, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चार पार्ट में, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये डिवाइड होगा बच्चों कितने पार्ट में? तो तीन पार्ट में, सॉरी चार नहीं, तीन पार्ट में। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सर एक बात बताइए, इसका सीक्वेंस कैसे बनता है? देखिए सुनना बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बच्चे किसी भी फैक्ट्री में जब हमें किसी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट जानना हो, टोटल कॉस्ट जानना, तो बेटा सीक्वेंस क्या होता है? सुनना बच्चों, मान लो ये अपनी फैक्ट्री हो गई, ठीक है? चलो हम चिमनी बना देते हैं, इससे धुआं, ये लो। अब तुम समझ रहे होगे कि फैक्ट्री है। तुम लोग अंदर अंदर मन ही मन हंस रहे होगे ना, तुम्हें हंसी आ रही होगी, सर ऐसा फैक्ट्री होता है। अच्छा मान लो ना बच्चों, मुझे ड्राइंग तो आता नहीं, तो मान लो फैक्ट्री है। बच्चों एक बात बताओ, क्या ये फैक्ट्री बिना रॉ मटेरियल के रन कर सकता है क्या? नहीं सर, इस फैक्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए। बेटा फैक्ट्री का लाइफलाइन है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। बच्चों एक बात बताओ आप, क्या ये रॉ मटेरियल के पास अपने हाथ पैर होते हैं क्या? चल के आ जाएगा? इज दिस पॉसिबल? क्या इसके पास पैर है, चल कर आ जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो बच्चे इस मटेरियल के लिए सबसे पहले तो हमारा खर्च लगता है डायरेक्ट मटेरियल, कहीं ना कहीं एक्सपेंस लगता है डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस लगता है ना? हाँ सर, बिल्कुल लगता है। तो बच्चे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एक्सपेंसेस जब लगते हैं बच्चों, तो प्राइम कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट। बच्चों तुम सोचो, क्या बिना प्राइम कॉस्ट खर्च हुए फैक्ट्री रन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है।
बच्चे मान लो कि मैंने फैक्ट्री को रॉ मटेरियल दे दिया, अब बेटा फैक्ट्री में भी तो एक्सपेंस लगेगा ना, इस एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलेंगे बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड। बच्चों फैक्ट्री ने अपना काम कर दिया, अब बताओ तुम, फैक्ट्री के बाद बच्चों ऑफिस का नंबर आएगा, अब ऑफिस अपने काम को परफॉर्म करेगी, तो बेटा ऑफिस के भी तो खर्च लगेंगे ना। हाँ सर बिल्कुल, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लगेगा ना। हाँ सर बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो पहले रॉ मटेरियल आया बच्चों, पहले प्राइम कॉस्ट लगा, प्राइम कॉस्ट पहुंचा फैक्ट्री तक, फैक्ट्री ने अपना काम कर दिया, ऑफिस। अब बेटा ऑफिस के बाद सेलिंग वाली टीम का काम है, सेल डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो उन पे भी तो चार्जेस लगेंगे बेटा, उसका भी तो खर्च लगेगा, तो ये हमारा कहलाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और इस तरीके से बच्चों सीक्वेंस चलता है, इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया। आई बात समझ में, इसलिए मैंने आपको कहा कि कॉस्ट डिवाइड होता है पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर वो डिवाइड होता है इनडायरेक्ट, सभी डिवाइड होते हैं ओवरहेड्स में। समझे बच्चे, जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दे आर नोन एज ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स टूटते हैं फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। बच्चों वीडियो को पॉज करो और पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन कर लो। बच्चों हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि कॉस्ट इस तरीके से डिवाइड होता है, लेकिन सर एक बात बताइए, सवाल ये खड़ा हुआ कि सर अभी जो आपने कहा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो सर क्या एक बार फॉर्मेट हमें बताइएगा कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनेगा। बिल्कुल बताएंगे बच्चों, एकदम से बताएंगे, आ जाओ। पहले हम आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बताते हैं, फिर एक एक एक्सपेंस को तोड़कर समझाएंगे, समझिए, एक एक एक्सपेंस को तोड़कर समझाएंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पार्टिकुलर्स ये हो गया अमाउंट, अमाउंट। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे हमें चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट लेबर। अच्छा बेटा डायरेक्ट लेबर तो मिल गया हमें, लेकिन हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर अगर एबनॉर्मल आइडियल टाइम हो तो लेस कर लेना, एबनॉर्मल आइडियल टाइम आप लेस कर लो, माइनस कर लीजिए एबनॉर्मल आइडियल टाइम। और जैसे हम इसमें डायरेक्ट यहां मटेरियल कर देते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस बचा। बेटा जब हम इसको ऐड कर देंगे ना, तो ये क्या बनेगा हमारा प्राइम कॉस्ट।
क्या बनेगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तो आ गया। अब बच्चे प्राइम कॉस्ट, सुनो बच्चे, मटेरियल, हमें फैक्ट्री रन कराने के लिए मटेरियल चाहिए, उसके बाद हमें लेबर चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए, उसके बाद हमें फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा ना बच्चों। एड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, समझे बच्चे? फैक्ट्री का जितना भी एक्सपेंस है उससे हमें लेस कर देना है, सॉरी ऐड कर देना है। ऐड ओपनिंग फिनिश ओपनिंग WIP वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग WIP क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। फिर बच्चों अगर स्क्रैप वैल्यू, बच्चों फैक्ट्री से जो स्क्रैप निकलता है ना, तो सेल ऑफ स्क्रैप, इसे माइनस कर दीजिए, ये आपका कहला गया बच्चों वर्क कॉस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वर्क कॉस्ट, समझे? तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम ऐड करते हैं तो ये कहलाता है बच्चों प्राइम कॉस्ट। और जब हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे, ओपनिंग WIP ऐड कर देंगे और क्लोजिंग WIP लेस कर देंगे बच्चों, तो ये हमारा बनेगा वर्क कॉस्ट। अच्छा तुम एक चीज नोटिस करो बच्चों, पहले मटेरियल आया, मटेरियल फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री का एक्सपेंसेस हुआ, क्या बना? वर्क कॉस्ट बना। अब देखो जरा तुम, फिर तुम्हें क्या ऐड करना होगा बच्चों? ऐड करना होगा ऑफिस का एक्सपेंसेस। ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दिए बच्चों। ये क्या बन गया हमारे पास? COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन गया बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आ गया, फिर हमें ऐड करना है इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, और लेस कर देना है क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ये कहला जाएगा बच्चों COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर फाइनली हम ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब ऐड कर देंगे तो ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, समझे बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और फाइनली हमें इसमें ऐड करना है प्रॉफिट को। क्या ऐड करना है बेटा? प्रॉफिट। तो ये क्या कहलाएगा? सेल्स। ये सीक्वेंस तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों। चलो हम इसको मिनिमाइज करते हैं थोड़ा। नोट डाउन करो बच्चों, पहले सभी लोग नोट डाउन कीजिए। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट नोट डाउन कीजिए पहले। बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनेगा एक बार याद करना। सबसे पहले बेटा आपको डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट लेबर चाहिए और डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए।
अगर आपके लेबर एबनॉर्मल आइडियल टाइम मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ जो कि प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हुआ, ओके, तो ये प्राइम कॉस्ट बनेगा। प्राइम कॉस्ट बनेगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या बनता है, तो प्राइम कॉस्ट बनता है। प्राइम कॉस्ट में बेटा उसके बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो ऐड किए जाएंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा, वो ऐड किए जाएंगे। उसके बाद ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी का मतलब बेटा वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स, जो सेमी फिनिश गुड्स है वो ऐड किए जाएंगे, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस कर दिए जाएंगे, और स्क्रैप वैल्यू से अगर कोई अमाउंट की रिकवरी हुई होगी तो उसे माइनस कर दिया जाएगा। इससे ना बेटा कॉस्ट रिड्यूस होता है, तो हमारे पास बनेगा वर्क कॉस्ट। अब एक बात हम आपको बताना चाहते हैं बच्चों, प्राइम कॉस्ट एक और नाम से जाना जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, अगर कभी आपसे कोई पूछता है कि प्राइम कॉस्ट अदर नेम ऑफ अ प्राइम कॉस्ट, तो आप जवाब देंगे डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट का एक और नाम है बेटा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, अब सुनो बच्चा, फैक्ट्री के तो खर्च आ गया, उसके बाद ऑफिस और मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस होगा बेटा, डेप्रिसिएशन, ऑफिस का रेंट, स्टाफ की सैलरी, मैनेजर, डायरेक्टर, सभी के रेम्युनरेशंस को ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ओके, उसके बाद बच्चे अगर हमारे पास पहले से कोई प्रोडक्ट बना हुआ है फिनिश, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स को हम ऐड कर देंगे और क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ओपनिंग ऐड क्यों हो रहा है और क्लोजिंग माइनस क्यों हो रहा है, इसका जवाब भी मिलेगा, वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा सर, क्या सीओपी और सीओजीएस एक है? जवाब है नो। बेटा सीओपी का मतलब हुआ कि मैंने जो अभी प्रोडक्शन किया, इस करंट लॉट का लागत क्या लगा मुझे, और जिसको हमें बेचना है उसका कॉस्ट क्या है। और बच्चे जब हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देते हैं ना, तो ये कहलाता है सीओएस। मतलब जिस प्रोडक्ट को मैंने बेच दिया, समझे, बेच दिया, उसका कॉस्ट क्या लगा, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इतना फिगर आपने नोट डाउन किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे बच्चों, अदरवाइज ये फिर ऊपर जाने लगेगा। पहले एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में इतनी बातें आ जाए, इतनी चीजें तुम समझ जाओ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। और भी बहुत सारी बातें इसमें आपको समझाना है मुझे। ओके बच्चों, चलो, गुड नाइट एवरीवन।